दोस्तों, सबसे पहले तो इस न्यूज आर्टिकल पर नजर डालिए। भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने हाल ही में $5 बिलियन का लोन लिया है, जो हमारे देश की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन भी कहा जा रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिस इंसान की नेटवर्थ $90 बिलियन से भी ज्यादा है, वो आखिर लोन क्यों ले रहा है? जबकि हमें तो हमेशा से यही सिखाया है कि लोन कभी भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोन एक आम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसी लोन की मदद से लोग करोड़ों अरबों के मालिक बनते हैं। और दुनिया के हर बिलियनियर की सक्सेस के पीछे लोन्स का मैजिकल इफेक्ट छिपा हुआ है। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बीच का अंतर समझना होगा। दोस्तों, इमेजिन करो कि सनी और विकी नाम के दो दोस्त हैं, जो बैंक से 2-2 लाख रुपए का लोन लेते हैं। सनी लोन के पैसे मिलते ही सबसे पहले एक नया आईफोन लेने निकल पड़ता है, जबकि विकी इस पैसे से एक बिजनेस शुरू करता है। अब शुरू में तो सनी अपने आईफोन को दिखाकर खूब अटेंशन हासिल करता था, और विकी के बिजनेस से आखिर कौन ही अट्रैक्ट होने वाला था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, सनी अपने आईफोन से बोर हो गया और उसने उसे सेल करने का मन बना लिया। जब सनी अपने आईफोन को सेल करने जाता है, तो उसे आईफोन की ओरिजिनल प्राइस का आधा ही प्राइस मिलता है, जबकि विक्की अपने बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका था। एक तरफ जहां सनी को लोन की ईएमआई अपनी जेब से देनी पड़ रही थी, वहीं विक्की ने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से आराम से ईएमआई भर दी। दोस्तों, एक गुड डेब्ट वो होता है जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करे, जबकि बैड डेब्ट एक लायबिलिटी होती है जो हमेशा हमारी जेब पर भारी पड़ती है। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में भी इसका जिक्र किया गया है। और बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुए इस आर्टिकल की माने तो भारत की वर्किंग पॉपुलेशन जो कि 40 करोड़ लोगों की है, उनमें से आधे यानी कि 20 करोड़ लोगों ने कोई ना कोई पर्सनल लोन तो जरूर ले रखा है। और ये लोग लोन बिजनेस शुरू करने या एजुकेशन के लिए नहीं ले रहे, बल्कि इस लोन से वो नया आईफोन, नई कार, ऐसे ही दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन भारत में हर 5 में से एक पर्सनल लोन ट्रैवल के लिए लिया जा रहा है। मतलब अब लोग दुनिया भी लोन के पैसों से एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों, रिच लोग कभी भी लायबिलिटी खरीदने के लिए लोन नहीं लेते, बल्कि वो लोग एसेट्स खरीदते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी वेल्थ को ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे करते हैं, और आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप भी लोन लेकर अमीर बन सकते हो? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है इन्वेस्ट इन हाई रिटर्निंग एसेट्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 8 मिनट में कितने पैसे कमा सकते हो, तो शायद आपका जवाब होगा 100 रुपए, 1000 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। लेकिन अगर अश्नीर ग्रोवर की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे। अश्नीर अपनी बुक दोगलापन में बताते हैं कि जोमेटो के आईपीओ के दौरान उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे, और सिर्फ 8 मिनट बाद उन्हें बेचकर 2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया था। और नायका के आईपीओ के दौरान भी अश्नीर कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोटक महिंद्रा बैंक ने उनका 500 करोड़ का लोन कैंसिल कर दिया था। और इस पर अश्नीर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को गालियां देते हुए भी नजर आए थे, और इसके बाद वे काफी कंट्रोवर्सीज में भी फंस गए थे। लेकिन अगर इस सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो नायका के आईपीओ को 78% गेन मिला था। मतलब अगर अश्नीर को वो लोन मिल जाता, तो उनकी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कुछ ही मिनटों में 890 करोड़ की हो जाती, और अश्नीर को 390 करोड़ का प्रॉफिट होता। तो इस एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा एसेट है जो लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न दे रहा हो, तो आप बैंक से लोन लेकर उस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर यहाँ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला ये है कि आपको कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज ना हो, और दूसरा ये कि हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एनालाइज करते चलो। दुनिया में ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले और रिस्क भी ना हो। दूसरा तरीका है स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि 80 रुपए के लोन से आप कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हो, तो आप इसे सीरियसली नहीं लोगे। लेकिन इन्हीं 80 रुपए के लोन से मुंबई में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं ने 1600 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी। खैर, उन्होंने ये 80 रुपए की लोन 1959 में ली थी, और तब 80 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। साल 1959 में उन्होंने लिज्जत पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, और वो लिज्जत पापड़ आज ब्रांड बन चुका है और 50,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और यही नहीं,
गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल को शुरू करने के लिए एंडी बेक्टोल्शेम नाम के एक बिजनेसमैन से $1 लाख का लोन लिया था। और जिस स्टारबक्स में जाकर कॉफी पीने को आप रिच स्टाइल का सिंबल मानते हो, वो भी लोन लेकर ही शुरू हुई थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, तो आप अपने उस नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन ले सकते हो और उसे अपने नए बिजनेस में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तीसरा तरीका है एक्सपांड योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने नए बिजनेस आइडिया को एक्सपांड करने के लिए ही लोन लो। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नजर आती है, तो आप उसके लिए भी लोन लेकर तेजी से ग्रोथ की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मुकेश अंबानी के केस में देखने को मिलता है, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया था। जियो $5 बिलियन की लोन की मदद से पूरे भारत में अपनी 5G सर्विस को रोल आउट करने वाला है और फिर उससे उन्हें जो प्रॉफिट होगा उससे वे इस लोन को चुका देंगे। इकोनॉमिक्स में इसे फाइनेंशियल लिवरेजिंग कहते हैं, जहां हम उधार लिए पैसों की मदद से अपनी वेल्थ इंक्रीज करते हैं। आपने गौतम अदानी और उनके लोन्स के बारे में काफी कंट्रोवर्सी सुनी होगी, बट असल में वो भी इसी फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल लिवरेजिंग का सहारा लेती है जब वो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं और देश के विकास की योजना में लगाते हैं। चौथा तरीका है इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल गई तो उसने खरीद ली। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेच ही क्यों रहा है? इसके पीछे का मोस्ट प्रोबेबली रीजन होता है कोई इमरजेंसी होना या फिर फैमिली में कोई झगड़े होना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फैमिली में दो भाइयों की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो जाती है और उस प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाती है, या फिर अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है और पैसों की अर्जेंट जरूरत के कारण उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से काफी कम कीमत में मिल जाती है, तो आप लोन लेकर उसे खरीद सकते हैं और लोन की EMI के पैसे आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर भी निकाल सकते हैं। और इससे भी फायदा होगा कि आने वाले समय में जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। पांचवा तरीका है सेव फ्रॉम टैक्सेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ करीब $240 बिलियन है, वो साल का कितना टैक्स भरते होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां मिडिल क्लास इंसान की 30 से 40% इनकम टैक्स में चली जाती है, वहीं इलॉन मस्क जैसे अल्ट्रा रिच लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते ही नहीं है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी लोन का मैजिकल इफेक्ट छिपा हुआ है। दरअसल ये अल्ट्रा रिच लोग अपने बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, जिससे ये सैलरी लेते ही नहीं। सैलरी के बदले ये अपनी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, जिन पर तभी टैक्स लगता है जब उन्हें बेचा जाता है। लेकिन ये बिलियनियर्स अपने शेयर्स को कभी बेचते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर्स बेचते ही नहीं है तो करते क्या है? तो आपको बता दें कि ये लोग बैंक से अपने शेयर्स के बदले में लोन लेते हैं और फिर हर साल उसकी रीफाइनेंस कराते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इलॉन मस्क टेस्ला या स्पेसएक्स के शेयर्स के बदले लोन लेते हैं और उसकी इंटरेस्ट रेट 12% होती है, तब भी उन्हें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता, क्योंकि इन शेयर्स की वैल्यू उस समय के दौरान 25 से 30% तक बढ़ चुकी होती है और लोन पर तो गवर्नमेंट वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगाती। अब छठा और आखिरी तरीका है इन्वेस्ट इन यूर स्किल्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे हाई रिटर्न्स देने वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो है नॉलेज और स्किल्स में। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री लेना चाहते हैं या फिर कोई हाई वैल्यू स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक कॉल सेंटर में काम करते हो और आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है और आपको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इसका कोर्स करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, जो आपके पास नहीं है। ऐसे में अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप उसकी मदद से कोडिंग का कोर्स कर सकते हैं और फिर बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और जो 10,000 की सैलरी आपको पहले मिलती थी वो 30 से 50,000 तक भी पहुंच सकती है। तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि अमीर लोग लोन्स लेकर कैसे और अमीर बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग लोन लेकर भी लायबिलिटीज खरीदते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।